मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट राहुल मेहरा। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है टास्क 2। टास्क 2 में ऐसे राइटिंग आती है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप कैसे ऐसे राइटिंग को अच्छा लिख सकते हैं और अच्छे बैंड्स को ला सकते हैं। मैंने टास्क 1 के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूँ, आप जाइए उसे देखिए। वो जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए है, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग वालों के टास्क 1 में लेटर राइटिंग आती है। ओके, मैं आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टास्क 2 के बारे में। ओके, टास्क 2 में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, जिस 40 मिनट्स में आपको सब कुछ करना है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। ओके, सेकंड पॉइंट, 250 वर्ड्स मिलेंगे। यू कैन रीच अप टू 300 वर्ड्स। 250 वर्ड्स से कम नहीं लिखना है, पर 300 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। 250 तो लिखने ही लिखने हैं। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट, आपको मार्क कैसे किया जाता है आपकी ऐसे राइटिंग में। तो 4 पॉइंट आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इनके बिहाफ में आपको स्कोर दिए जाते हैं, मतलब बैंड स्कोर दिए जाते हैं। फिर जो आपको फाइनल बैंड स्कोर दिखते हैं आपके टास्क 2 में प्रैक्टिस के दौरान, वो इन 4 पॉइंट्स के बिहाफ में ही होते हैं। फोर्थ है, आपको क्वेश्चन फॉर्मल टाइप्स के मिलते हैं, लाइक डबल क्वेश्चन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर टास्क 2। ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपके साथ लिंकिंग डिवाइस भी शेयर करूंगा, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग के दौरान। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी आपको मिल जाएंगे। आप पॉज करके इसे भी रख सकते हैं अपने पास। ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। आप कह रहे होंगे हम तो लिख ही रहे हैं, बट हमारे बैंड्स को नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक्स्ट्रा आपको क्या बता रहा हूँ, तो आप मेरे पॉइंट्स सुनिए और इनको फॉलो करिए। आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, ये चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपके बैंड्स को नहीं आ रहे। मैं इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप और भी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है, वो है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे अभी, दिस क्वेश्चन, दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझना है और आपको उसके लिए प्लान करना है। ओके, और सेकेंड पॉइंट जो आपका है, थिंक अबाउट द रेलिवेंट आइडिया। जो भी आप आइडिया अपने बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 में लिखेंगे, वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो रेलिवेंट आइडिया नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि क्वेश्चन से मैच कर रहा है। और आप उसके बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि आप एग्जाम्पल के साथ भी आप अपने आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, बच्चे गलती करते हैं कि बहुत से बच्चे BP 4 तक का चले जाते हैं, मतलब बॉडी पैराग्राफ 4 तक का। 4 तक का नहीं चाहिए, लास्ट 3 से आगे मत जाइए। 2 इनफ होता है। 2 में ही आप अपना पूरा बॉडी पैराग्राफ 1, 2 में ही पूरा आप अपना ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 4 तक का नहीं चाहिए। अगर आप ये जा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है, राइट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको यूजली लोग बताएंगे कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का यूज़ मत करना, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। जितनी सिंपल आप रखेंगे उतना अच्छा बैंड स्कोर करेंगे। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये पॉइंट खुद फॉलो करा है। मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया और मेरे बहुत अच्छे बैंड आए हैं, बहुत अच्छे। ये बहुत हेल्प करता है आपको बैंड को आपके इंक्रीज़ करने में। तो प्लीज़ कहीं कहीं पे आप कॉम्प्लेक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिख दीजिए, कहीं कहीं पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डालिए, प्लीज़ डालिए। आपके पूरे ऐसे को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है आपके ऐसे को, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बीच में कहीं कहीं पे लिख देते हैं तो। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे लिखिएगा जो कि उसके साथ जेलअप हो रहे हो आपके सेंटेंस के साथ। अब ये नहीं आपने बीच में कुछ भी उठा के डाल दिया और आपने कहा अरे मैंने तो लिखा था नहीं आया। तो प्लीज़ आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखिए जो जेलअप हो रहे हो आपके पूरे ऐसे के साथ। ओके, आपका फिफ्थ पॉइंट है पैराफ्रेज। इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप पैराफ्रेज करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होता है यू हैव टू पैराफ्रेज द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो आप पैराफ्रेज करेंगे, वो प्लीज़ वर्ड टू वर्ड मत कर दीजिएगा। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे फिर से बैंड्स को नहीं आए। तो वो नहीं करना होता है। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आपको उनके सिनोनिम्स यूज़ करना है। ओके, सिनोनिम्स करके, ठीक है। तो उन चीज़ों का यूज़ करके आपको पैराफ्रेज करना है। जब आप उन चीज़ों का यूज़ करके पैराफ्रेज करेंगे, तब जाके आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार होगा। ओके, फिर है आपका 6 पॉइंट, राइट अ सपोर्टिंग पैराग्राफ। सपोर्टिंग पैराग्राफ का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर होते हैं, जैसे आपने कोई आपके 2 पॉइंट्स है बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में, आपने 2 एग्जांपल निकाले थे कि मैं इन 2 एग्जांपलों को एक्सप्लेन करूँगा। उन एग्जांपलों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सपोर्टिव पॉइंट तो चाहिए होंगे।
आप कैसे सपोर्ट करेंगे अपने, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी चीज़ को कि मैंने ये पॉइंट लिखा है तो उसका मतलब ये है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सपोर्टिव पॉइंट चाहिए। उन सपोर्टिव पैराग्राफ का या उस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ऐसे राइटिंग पे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके, आपका 7th पॉइंट है राइट अ थीसिस स्टेटमेंट। अब बच्चे सोचेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत से लोग लिखते ही नहीं है थीसिस स्टेटमेंट, तो प्लीज़ लिखिए। मैं आपको बताता हूँ थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे होता है। आपका जब बॉडी पैराग्राफ क्लोज होता है तब जाके आपका थीसिस स्टेटमेंट लिखा जाता है। लाइक बॉडी पैराग्राफ आप 1 लिख रहे हैं, ओके, आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखा अपना पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को आपने पूरा लिखा, उस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने पॉइंट लिखा, आपने पॉइंट एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद आपने एग्जाम्पल से उसे सपोर्ट किया, ओके, आपने एग्जाम्पल दिया। अब एग्जाम्पल के बाद आपने छोड़ दिया, क्यों, मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 क्लोज हो गया। नहीं, थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट का होता है जो आपने पूरे 8 लाइनों के अंदर अपना पूरा ऐसे लिखा है, उस 8 लाइनों को बस आपने उस थीसिस स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया, ख़त्म कहानी। थीसिस स्टेटमेंट यही होता है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं, गलतियाँ करते हैं और बैंड स्कोर नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरा 8th पॉइंट है हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन राइट। ओके, 250 वर्ड्स मैंने पहले ही बताया था। कंक्लूजन में आपको पूरा इंट्रोडक्शन से लेके अपना बॉडी पैराग्राफ 2 या फिर 3 तक का को कंक्लूड करके आपको कंक्लूजन में डालना है। बच्चे क्या कहते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कुछ इन अ कंक्लूजन टू बी कंक्लूड करके लिखते हैं और कंक्लूजन में कुछ और ही कहानी लिख रहे होते हैं। ये मत करिए। जो आपने इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स लिखे हैं और जिन 2 पॉइंटों को या 3 पॉइंट्स को आपने अपने बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, उसी को पकड़ना है। रीस्टेट 1, रीस्टेट 2, अगर आपके 2 बॉडी पैराग्राफ है तो रीस्टेट 1, रीस्टेट 2, अगर 3 है रीस्टेट 3 करके आपको मर्ज करके कंक्लूजन लिख देना है आपका ऐसे कंप्लीट। सिंपल एज दैट। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने इंट्रो में पैराफ्रेज करा, बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करा सपोर्टिव पॉइंट के साथ, बॉडी पैराग्राफ में 2 में भी आपने ये करा, 3 में अगर आप हैं तो 3 में भी ये करा, कंक्लूजन में जाके आपने रीस्टेट करा वो BP1 BP2 को और या BP3 को और उसको वहीं पर छोड़ दिया। आपका ऐसे कंप्लीट। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है और आपका ख़त्म। ओके, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आप अपने स्कोर अच्छे ला सकें। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर दे चुके हैं और उनके अच्छे बैंड स्कोर नहीं है। इम्प्रूव योर स्कोर। आप कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। बच्चे एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि सब दे रहे हैं मैं भी दूंगा, और क्वेश्चन पेपर में अरे यही क्वेश्चन तो होता है, ये मुझे पता है कि इसको ऐसे लिखते हैं या इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। ये नहीं होता। अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम का मतलब होता है आपको समझना है कि आइल्स का पेपर है क्या। आइल्स चाहे लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर स्पीकिंग हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या। अनटिल अनलेस आपको नहीं समझ में आएगा, आप सिर्फ जाके वहाँ जाएंगे, पेपर देंगे, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, समय भी बर्बाद करेंगे। जो बैंड स्कोर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ला सकते हैं वो शायद आप 4th, 5th या 6th तक का पहुँच पाए। तो प्लीज़ ये गलती मत करिए, पेपर को समझिए। आइल्स का पेपर जो है वो है इंग्लिश बेस्ड पेपर, जिसमें आपको वो चाहते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, चाहे वो लिसनिंग में हो, रीडिंग में हो, राइटिंग में हो या स्पीकिंग में हो। मत करिए इसको कॉम्प्लेक्स, मत करिए इसे ज़्यादा, इसे हवा मत बनाइए, सिंपल रखिए, अच्छे से करिए, आपके अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम है किस चीज़ के लिए, ठीक है। सेकंड, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज़। बच्चों का वीक एरिया क्या है उन्हें समझना पड़ेगा। लाइक मेरा राइटिंग टास्क 2 में एक वीक एरिया था कि मुझे एक टॉपिक मेरा ऐसा है, मतलब वो एरिया ऐसा है जिसमें मेरे को कंटेंट ही नहीं मिलता है। मैं कितना भी सोचूं मेरे समझ में ही नहीं आता है कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं, मैं क्या लिख सकता हूं। जैसे बहुत बेसिक सा है, जैसे मेरे से एक बार स्पीकिंग के टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी कि मेरे को बोला गया था कि एक्सप्लेन अबाउट अ पेंसिल के बारे में। बहुत छोटी चीज़ है, आप बहुत सी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि उसकी निप लेड से बनी होती है, बाहर से जो पेंट होता है वो ईडेबल पेंट होता है क्योंकि बच्चे पेंसिल मुंह में डालते हैं, बाहर से वुडन होता है और ये बायोडिग्रेडेबल है।
आप बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं, पर उस समय मेरे को आती ही नहीं थी ये चीज़ें। और उसके तरफ मुझे एआई के ऊपर अगर लिखने को देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें बच्चे बहुत से लिख ही नहीं पाते हैं, आप मुझे लिखिए, मैं 4 पेज का ऐसे लिख सकता हूँ, आपके पास 6 पेज का ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास इतना कंटेंट। तो प्लीज़ इम्प्रूव योर वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, चाहे फिर वो राइटिंग में हो, रीडिंग में हो, लिसनिंग में हो। और उस वीक पॉइंट पे आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप उसको इम्प्रूव करेंगे, और जितना जल्दी आपका वो इम्प्रूव होगा उतनी जल्दी आपके बैंड स्कोर भी इम्प्रूव होंगे। ओके, मेरा इसमें थर्ड पॉइंट है फिक्स द प्रॉब्लम। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है इसमें फिक्स जो की जाती है वो है बच्चों की ग्रामर एंड वोकैब। इस चीज़ में वो ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रैक्टिस 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 तो चल रही है, बट ग्रामर और वोकैब, पूरी इंग्लिश जिस पे डिपेंड करती है ग्रामर और वोकैब, उसी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। पेपर दिए जा रहे हैं, बैंड्स को नहीं आ रहे हैं, बैंड्स को नहीं आ रहे हैं, इसी चीज़ की रट लगाए रहते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी ग्रामर को फिक्स करिए, ग्रामर फिक्स, सब कुछ फिक्स। आपकी वोकैब अच्छी है, वोकैब फिक्स, सब कुछ फिक्स, सॉर्टेड। ओके, फोर्थ लास्ट पॉइंट है मेरा, प्रैक्टिस एंड गेट फीडबैक। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ आप 24 घंटे तो आप अपने अगर इंस्टीट्यूट में नहीं रह सकते हैं, आप अपने सर से इतना बार बार नहीं आ सकते टच में। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में आपके फ्रेंड्स से या आपके साथ में कोई भी फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्लीज़ आप अपना कोई भी एक ऐसे लिखिए, चाहे लेटर लिखिए, चाहे रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू फेसबुक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसके तरह आप करिए। और उससे प्लीज़ कहिए कि इसे चेक करो और मुझे फीडबैक दो। हम लोग ऐसे ही करते थे वाइल ड्यूरिंग आर लाइक प्रैक्टिस सीजन में। हम यही करते थे कि हम एक दूसरे को क्वेश्चंस भेजते थे खुद अपने मनपसंद के ऐसे के, और उससे कहते थे कि इस पर ऐसे लिख और हमें भेज वापस, और हम चेक करते थे। अगर कई बार समझ में नहीं आता था तब हम जाके अपनी फैकल्टी से पूछते थे कि सर हमने ये ऐसे लिखा है, ये कहाँ तक का सही है या कहाँ तक का हम गलत है। हम खुद भी चेक करते थे और बैंड स्कोर देते थे और सर से भी चेक कराते थे। तो इसमें हमें पता चलता था कि हाँ, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है और हम बैंड स्कोर दे सकते हैं। इस मीन्स कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई है कि हम दूसरे को बैंड स्कोर दे पा रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस अच्छी हुई है। अगर हम किसी को 5 बैंड दे रहे हैं आउट ऑफ 6 या 4.5 दे रहे हैं और सर कहते थे नहीं इसमें 4 ही बैंड हैं, तो इट मीन्स वी आर क्लोज टू दैट। हमें हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, हमें फीडबैक भी मिल रहा है। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपको फीडबैक मिलता है आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है और आप उन गलतियों को सुधारते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को फॉलो करिए और आप बहुत अच्छे बैंड्स को ला पाएंगे अपने टास्क 2 पे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू नो द ड्रिल, आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है और सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अब जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो स्पीकिंग के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्पीकिंग पे ध्यान देके आप अच्छे बैंड्स को ला सकते हैं। तब थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।